नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे व्याकरण खंड से क्रिया का, और क्रिया के दौरान हमने अध्ययन किया कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। उसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्रिया के अन्य रूप और कौन से हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम अध्ययन कर रहे थे किस पर? क्रिया पर। परिभाषा क्या है ये हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा। इसके भेदों की बात करें तो भेद हमने देखा कि पहले आया कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, जिसको कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया। इस कक्षा में हमें इस भेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस भेद से परिचित हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसका जो दूसरा भेद है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जो दूसरा इसका प्रमुख दिया गया है। अब इसके अंतर्गत हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हमें कौन से क्रिया भेद पढ़ने हैं। इसमें हम ले लें नंबर 1 सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या है हम इस बिंदु के दौरान अध्ययन करेंगे। दूसरा यदि हम लें संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा यदि हम लें प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा यदि हम लें नाम धातु क्रिया। पांचवा यदि हम लें पूर्वकालिक क्रिया। छठा यदि हम लें कृदंत क्रिया। सातवां यदि हम लें सजातीय क्रिया। और आठवां यदि हम इसका भेद पढ़ें तो सहायक क्रिया। रचना के आधार पर मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेदों में बांटा गया है? क्रिया को 8 भेदों में बांटा गया है। और ये 8 भेद क्या है, कैसे हम इन भेदों को पहचाने, ये ही हम आज की इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो इसका भेद था, काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया की कौन से रूप थे हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा। नाम से परिचित हैं, भूतकालिक, भूतकालिक क्रिया। दूसरी वर्तमानकालिक, और तीसरी भविष्यकालिक। ये 3 भेद काल के आधार पर माने गए हैं, और ये 8 भेद किसके आधार पर माने गए हैं? रचना के आधार पर। हम इन्हीं सभी भेदों को आज की इस कक्षा में क्रमवार अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनसे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नहीं रहे। अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, रचना के आधार पर क्रिया का पहला रूप लिया है हमने सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कहाँ होती है? देखिए, जहाँ वाक्य में केवल एक ही क्रिया हुई हो तो उस क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, जहां उस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे? रचना के आधार पर सामान्य क्रिया। उदाहरण के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, महेंद्र आया, संतोष गई,
पहला उदाहरण हमने लिया महेंद्र आया। यहाँ पर सबसे पहले क्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें वाक्य में कौन सा शब्द ढूंढना है, पहचानना है। क्रिया शब्द हमें सबसे पहले पहचानना है। इसमें आने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया कौन कर रहा है, महेंद्र, यानी कर्ता महेंद्र है और क्रिया क्या है, आया। दूसरे वाक्य में यदि क्रिया लें तो गई, जाना यहाँ पर क्रिया है और करने वाला कौन है, संतोष। तो संतोष यहाँ करता है और गई क्रिया है। कर्ता और क्रिया, इसके अलावा आपको दूसरी क्रिया कहीं दिख रही है, नहीं है। वाक्य में महेंद्र के द्वारा सिर्फ एक क्रिया की गई है, इसलिए क्रिया कौन सी है, सामान्य क्रिया। संतोष के द्वारा एक क्रिया की गई है, इसलिए कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाक्य में यदि केवल एक ही क्रिया कर्ता के द्वारा की गई है तो वो क्रिया सामान्य क्रिया होती है। सामान्य क्रिया को पहचानने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जितनी भी क्रिया है, किसी भी क्रिया में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हल्की हल्की इनकी पहचान है, जिनको हम बड़ी कुशलता से ध्यान में रख सकते हैं। तो सामान्य क्रिया को पहचानने में हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाक्य में कितनी क्रिया प्रयुक्त हुई हैं, कर्ता के द्वारा कितनी क्रियाएं की गई हैं। यदि एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई है और एक ही क्रिया कर्ता के द्वारा की गई है तो क्रिया सामान्य क्रिया का रूप ही होगी। दूसरा यहाँ पर यदि हम लें संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त मतलब मिली हुई। अब ये संयुक्त क्रिया क्या है, तो इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा इसकी बड़ी आसान है। जहां वाक्य में एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से, जहां वाक्य में एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से कार्य का होना पाया जाए, वहां संयुक्त क्रिया होती है। वहां कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखा है कि वाक्य में, यहाँ देखिए सामान्य क्रिया में सिर्फ एक ही क्रिया थी, संयुक्त क्रिया में दे रखा है कि एक से अधिक भिन्नार्थक। भिन्नार्थक का मतलब भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं। कैसे है ये भिन्नार्थक क्रियाएं, यदि हम इनको उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो देखिए इसका उदाहरण देखिए इसका। जया ने खाना बना लिया होगा। क्या उदाहरण लिया हमने, जया ने खाना बना लिया होगा। दूसरा उदाहरण लें, रमेश ने पुस्तक पढ़ ली होगी। यहाँ पर यदि हम बात करें कि वाक्य में एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से कार्य का संपन्न होना जहाँ पाया जाता है, वहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुई है क्रिया, खाना बना लिया। खाना बनाने की क्रिया यहाँ पर, खाना बनाने की क्रिया यहाँ पर हुई है। करने वाला कौन है, जया। कर्ता कौन है, जया। यहाँ पर उसने क्या बनाया, खाना। क्या बना लिया, खाना बना लिया। वैसे क्रिया कर्म के आधार पर ले तो सहकर्मक है। क्या पढ़ ली, पुस्तक, सहकर्मक है। अब यहाँ पे देखिए ये कर्म है, ये कर्ता है। बनाना, यहाँ पर देखिए
क्रिया अलग अर्थ को व्यक्त कर रही है, लिया क्रिया लेने के अर्थ को व्यक्त कर रही है और होगा क्रिया होने के अर्थ को व्यक्त कर रही है। इन तीनों क्रियाओं के योग से जो अर्थ निकला है संपन्न होने का, तो ये तीन क्रियाएं जब साथ में मिलकर के प्रयुक्त हुई हैं, ये रूप ही क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया का संयुक्त रूप यही कहलाता है कि जैसे जया ने खाना बना लिया होगा, मतलब यहां पर तीन क्रियाओं के योग से जो भिन्न भिन्न अर्थ को देने वाली हैं। बना जो धातु है बनाना अर्थ में आती है, लिया लेने के अर्थ में आती है और होगा होने के अर्थ में आती है। उसी प्रकार यदि हम ले रमेश करता है पुस्तक, इसमें कर्म है, तीन क्रियाएं इसमें प्रयुक्त हुई हैं। पढ़ना पढ़ने के अर्थ में है, ली लेने के अर्थ में है और होगी होने के अर्थ में है। तीन भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से यहाँ पर भी क्रिया संपन्न हुई है, इसलिए हम इस क्रिया को क्या कह सकते हैं कि ये क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया को भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जैसे वाक्य में एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से यदि कार्य का संपन्न होना या करना पाया जाता है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं तीसरे इसके भेद पर जो दे रखा है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया को यदि हम समझना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना होगा। बड़ी आसान क्रिया है ये। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रेरित किया जाता है। इसमें एक ऐसी स्थिति होती है कि जहां क्रिया को हमेशा करने वाला कर्ता होता है, लेकिन इस प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया को करने वाला कर्ता न होकर के कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसे करता है ये प्रेरित? देखिए, पहले इसकी परिभाषा पहले, जहां कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहाँ कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ पर क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करें तो बड़े आसान है इसके उदाहरण। जैसे देखिए, कविता सविता से पत्र लिखवाती है। कविता सविता से पत्र लिखवाती है। यहां पर देखिए लिखवाना क्रिया हो रही है, लेकिन ये क्रिया स्वयं कविता नहीं कर रही है ना। कविता किसको प्रेरित कर रही है ये क्रिया करने के लिए? सविता को। तो यहाँ पर अब हम ऐसे उदाहरण में समझ सकते हैं कि जैसे कविता सविता से पत्र लिखवाती है, मतलब कर्ता ये स्वयं है, लेकिन ये स्वयं क्रिया नहीं करके किससे प्रेरित करवा रही है? दूसरे से। इससे पत्र लिखवाती है, मतलब ये क्रिया करेगी। यहाँ पर ऐसे उदाहरण यदि हमें मिले तो हम उन उदाहरणों में समझ सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया हुई है। जैसे राम श्याम से पुस्तक पढ़वाता है। यहाँ करता राम है, लेकिन स्वयं क्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि किससे करवा रहे हैं? श्याम से करवा रहे हैं। क्रिया का ये कौन सा रूप होगा? प्रेरणार्थक रूप होगा। हम बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ पर या उसी स्थिति में क्रिया हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया ही होती है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया को भी हम समझ सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं चौथे बिंदु पर, जो कि दे रखा है नाम धातु क्रिया।
नाम धातु क्रिया को पढ़े तो ये नाम धातु क्रिया क्या है, परिभाषा के द्वारा हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। नंबर 4, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मतलब नाम में धातु की तरह लग करके और फिर प्रयोग में ली गई हो। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे क्रियापद जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगकर बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्रिया है ये किसके साथ लगी होती है, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या फिर विशेषण होगा। इनके साथ लग करके फिर वो क्रिया का रूप लेता है। अब इसको अगर हम समझें तो कैसे समझे, जैसे मान लीजिए रंग, लाज, चमक, अब इसमें देखिए रंग से अगर लें, वैसे ये क्या है, संज्ञा शब्द है। रंग में जैसे मान लीजिए रंगना क्रिया का रूप हो गया, ना प्रत्यय लगाते। फिर जैसे इसको हम दूसरा रूप बनाना चाहें, पूर्वकालिक, ये क्षमा करना, यदि प्रेरणार्थक रूप में लेना चाहें तो रंगवाना प्रेरणार्थक हो गया। रंगना नाम धातु क्रिया है क्योंकि ये संज्ञा शब्द के साथ लगी है। इसी प्रकार लाज से लजाना, लजाना, चमक से चमकना, ये सभी क्या है, विशेषण शब्द हैं दोनों, और इनके साथ लग करके ये क्रिया का रूप ले रहे हैं। जैसे इसको आगे लें और इसमें बनाना चाहें तो रंग कर, रंगवाना, इसी प्रकार हम इनके रूपों को समझ सकते हैं। मुख्य बात इसमें जो समझनी है वो है कि जो मूल शब्द दिया गया है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, नाम धातु क्रिया में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, हमें शब्द पर ध्यान रखना है, शब्द के उस रूप को पहचानना है कि ये जो रूप दिया गया है ये क्या है, क्या कोई संज्ञा शब्द है या कोई सर्वनाम शब्द है या कोई विशेषण शब्द है। यदि इनमें से कोई शब्द है और उसमें प्रत्यय के साथ में वो क्रिया का रूप बना है तो हम बड़ी आसानी से उसको कह सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। अब लेते हैं हम पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो यहाँ पर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो देखिए नंबर 5, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया परिभाषा में लिख रहा हूं इसकी, जहां वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं संपन्न हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न
होने वाली क्रिया, पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि वाक्य में कितनी क्रियाएं हों, 2 क्रियाएं। परिभाषा को एक थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। वाक्य में 2 क्रियाएं हुई हों, 2 क्रियाएं यदि हुई हैं तो एक क्रिया उनमें पहले भी संपन्न हुई होगी। पहली क्रिया के संपन्न होने के तुरंत बाद जो दूसरी क्रिया संपन्न शुरू हो जाती है, तो पहले जो संपन्न हुई है क्रिया, वही क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। यानी पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई? पूर्व का मतलब पहले, कालिक यानी समय में। पहले समय में कौन सी क्रिया संपन्न हुई है? जो पहले संपन्न हुई है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा हम समझें तो देखिए, रोहन पुस्तक पढ़कर सो गया। पहले यहां पर देखिए, एक तो पढ़कर क्रिया हुई है पढ़ना, और दूसरी हुई है सोना क्रिया। 2 क्रिया हुई है, तो पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई? पढ़ना। पहले रोहन ने कौन सा कार्य समाप्त किया? पढ़ने का। ये क्रिया समाप्त की और उसके बाद में दूसरी क्रिया शुरू की। दूसरी क्रिया सोने की हुई। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया समाप्त हुई है वो क्या है? पढ़कर। इसलिए हम इस पढ़कर शब्द को कौन सी क्रिया का रूप मानेंगे? पूर्वकालिक क्रिया का रूप मानेंगे। इसी प्रकार हम आगे दूसरी क्रिया को पढ़ेंगे, कृदंत क्रिया। एक उदाहरण और लेना चाहें तो ले सकते हैं। राजेंद्र नहाकर पढ़ने गया। 2 क्रिया हो रही है, एक तो नहाने की क्रिया और दूसरी पढ़ने की। तो यहां पर पहले संपन्न कौन सी हुई? नहाने का काम समाप्त किया। किसने? राजेंद्र ने। नहाने का काम समाप्त करने के बाद उसने कौन सी क्रिया की? पढ़ने की। इसलिए पहले संपन्न कौन सी क्रिया हुई? नहाने की। और नहाने की क्रिया यदि पहले संपन्न हुई है तो ये क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। आगे लेते हैं हम नंबर 6, कृदंत क्रिया। ये कृदंत क्रिया को हम समझें तो परिभाषा पे ध्यान देना। वे क्रियापद जो क्रिया या धातु रूप में प्रत्यय लगने से बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया पद कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझें तो जैसे मान लीजिए चल धातु है, पढ़ धातु है, लिख धातु है, ये सभी धातु रूप हैं। अब इन धातुओं में यदि हम प्रत्यय लगाएं, जैसे ना प्रत्यय लगाएं, सब क्या बन गया? चलना। सब पे गौर किया कि धातु रूप में प्रत्यय लगने से बना है, इसलिए कृदंत क्रिया का उदाहरण। पढ़ में ना प्रत्यय लगा दीजिए, सब क्या बनेगा? पढ़ना। पढ़ धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगा है, शब्द को समझने से हमें पता चल रहा है कि ये भी कृदंत क्रिया है। लिख धातु रूप है, इसमें ना प्रत्यय लगा दीजिए, शब्द बन जाएगा लिखना। ये भी किस रूप में आएगा? कृदंत क्रिया में। जैसे मान लीजिए इसमें कर प्रत्यय लगाएं, चल कर, चल कर, तो भी वही है, धातु रूप में कर प्रत्यय लगा है। पढ़कर, लिखकर, सुनकर। चला आप प्रत्यय लगा दीजिए, चला, पढ़ा, लिखा, कोई भी हम प्रत्यय लगाएं, यदि धातु रूप में प्रत्यय लगा है और फिर क्रिया का रूप बना है तो वो ही होती है कृदंत क्रिया। हमें शब्द को पहचानना है कि वो किस क्रिया का रूप है, क्रिया शब्द का रूप है या धातु का रूप है। यदि उसमें प्रत्यय लगने से बना है तो फिर वो कृदंत क्रिया। साथ में इसका भेद पढ़े, सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया क्या होती है? देखिए, जहाँ
क्रिया तथा वाक्य में मौजूद क्रिया तथा वाक्य में मौजूद कर्म दोनों एक ही धातु रूप से बने हों वहाँ सजातीय क्रिया होती है। वहाँ सजातीय क्रिया होती है। कैसे होती है ये सजातीय क्रिया, इसको उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे भरत ने लड़ाई लड़ी। देखिए, लड़ी यहाँ पर क्रिया है और लड़ाई यहाँ पर कर्म है। इसमें भी लड़ धातु है और इसमें भी लड़ धातु है, तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हैं। ऐसी क्रिया होती है सजातीय क्रिया। नंबर 8 पर यदि हम बात करें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद या क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेहनत करता है, सुरेश मेहनत करता है। यहाँ कर्ता क्रिया है, लेकिन इसकी सहायता के लिए यहाँ पे कौन सी सहायक क्रिया ली गई है? क्रिया। तो यहाँ पर ये क्या है? मुख्य क्रिया की सहायता के लिए काम में लिए गए। तो है, था, चुका, होगा, होगी, ये सभी क्या है? मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द हैं, पद हैं, और ये सभी सहायक क्रिया के रूप होते हैं। अब हम तीसरी जो इसका भेद है क्रिया का, उसका अध्ययन करते हैं। काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया कितने रूप में होती है? हमने पढ़ा 3 रूपों में होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहला रूप होता है इसका भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में हमें सिर्फ उसके रूप को देखना है काल के आधार पर कि वो भूतकाल का वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है या भविष्य काल का वाक्य है। यदि वाक्य भूतकाल का है तो क्रिया भूतकालिक है, यदि वाक्य वर्तमान काल का है तो क्रिया वर्तमानकालिक है, और यदि वाक्य भविष्यत काल का है तो क्रिया भविष्यतकालिक है। यहाँ पर सिर्फ इतना हमें उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करना है। जैसे देखिए, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पर ये भूतकाल का रूप है। रहा था, रही थी। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये आए और वर्तमान रूप का बोध करें वर्तमानकालिक, यहाँ पर ये भूतकालिक। दूसरा यदि भेद करें वर्तमानकालिक परिभाषा में सिर्फ हमें इतना करना है कि जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय की जगह क्या हो जाएगा? चल रहे समय में। वर्तमान काल में सिर्फ क्या हो जाएगा? यहाँ पर चल रहे समय में संपन्न होने का बोध हो, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? वर्तमानकालिक। चल रहा समय कौन सा है? वर्तमान काल। अब जैसे कमला गाना गाती है, कमला गाना गाती है, ता है, ती है, ते हैं, वर्तमान काल का रूप है।
तो परिभाषा इनकी बड़ी सीधी है, हमें देखना है कि भूतकाल में करना है क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में संपन्न होने का बोध हो वहाँ पर भूतकालिक, चल रहे समय में यदि संपन्न होने का बोध हो वर्तमान कालिक, आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया होती है। तो परिभाषा को आप संशोधित कर सकते हैं, भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो वहाँ पर क्रिया होती है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक का यदि उदाहरण हम लेना चाहें, जैसे देखिए नीलम कल जोधपुर जाएगी, भविष्य का बोध हो रहा है कि कल जाएगी, मतलब संभावना यहाँ पर व्यक्त हो रही है, क्रिया का कौन सा रूप है भविष्यकालिक। इस प्रकार से हम क्रिया के काल के आधार पर जो अलग अलग रूप दिए गए हैं उन सभी रूपों को समझ सकते हैं। तो क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद हैं उन 8 भेदों को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्रिया के जो काल के आधार पर 3 रूप दिए गए हैं उन 3 रूपों को भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आशा है आपको पढ़ाया गया बिंदु समझ में आया होगा। धन्यवाद।